सो फाइनली रेसलमेनिया नाइट 1 आज हो चुकी है, तो आज उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि मुझे कैसी लगी और मैचेस को रेट भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैचेस पर बात करने से पहले मैं स्टेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये स्टेज मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास सा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं रेसलमेनिया का स्टेज देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं क्लैश एट द कैसल का स्टेज देख रहा हूँ। तो बिल्कुल भी इसमें रेसलमेनिया वाइब ही नहीं थी। और ऊपर से जो पायरोस थे भाई, इतने ज़्यादा बकवास से थे कि मेरे को कहीं इसमें तो बस ऐसा लगा कि बस साउंड ही आ रहा है, कहीं दिखे ही नहीं मुझे। और रेसलमेनिया में पायरो स्टेज ये मतलब मेन अट्रैक्शन टाइप में का रहता है हर रेसलमेनिया में, और उसी को इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद करा है। और ऊपर से जो क्राउड भी था वो भी एकदम डेड था। और ऊपर से इन लोग की जो टाइमिंग भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी कर दी इन लोगों ने, क्योंकि पूरे स्टेडियम में मुझे सनलाइट ही दिख रही थी। मतलब जो कि एक तरीके से बुरा नहीं है, बट जब तक मेन इवेंट आता है तब तक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी डार्कनेस दिखने लगती है। स्टेज की लाइट, जो पूरा अरीना है वो लाइट से फिल होता है, पर इसमें तो सनलाइट ही ज़्यादातर थी। तो मेरे को तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। यार तुम्हें कैसा लगा, तुम इसके बारे में ज़रूर कमेंट डाउन करना। यार हम मैचेस के बारे में बात करते हैं। और यार जॉन सीना एज रेसलमेनिया होस्ट जब वो सूट पहन कर आए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब फाइनली जॉन सीना अब रिटायर हो चुका है एंड ही विल नेवर रिटर्न एज इन रिंग परफॉर्मेंस। यार वो चीज़ देखकर मुझे बहुत इमोशनल हो चुका हूँ मैं उस चीज़ को देखकर। बट या मैचेस पर बात करते हैं। सो द फर्स्ट मैच जो कि हुआ था द ऊसोस एंड एले नाइट वर्सेस द विजन एंड आइशो स्पीड के बीच में। पर्सनली मेरे ख्याल से ये मैच इसलिए बुक हुआ होगा क्योंकि बस उनको पूरा अरीना में बस हीट और यह करवाना था, कि उसके अलावा इस मैच को कोई सेंस नहीं था। पर हाँ, ये मैच जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये मैच शुरू होते ही ख़त्म हो गया। और इसमें हमें एक शॉकिंग चीज़ ये देखने को मिली कि जो द विजन है वो आइशो स्पीड पर टर्न कर जाती है। और मेरे को इस मैच में सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ जो लगी वो ये थी कि इसमें लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को एकदम बेवकूफ़ों की तरह ट्रीट करा गया, जो कि मतलब इस मैच का कोई सेंस भी नहीं था। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट यार ये लोग ऐसा लग रहा था कि कोई सुपरस्टार का में जॉबर ज़्यादा है। खैर वैसे हमने इसमें कुछ वायरल मूवमेंट्स भी देखने को मिले, जैसे कि आइशो स्पीड का टॉप रोप से स्प्लैश लगाना या स्पीड स्प्लैश, जो भी मतलब जो भी है, बट मूव करा। और उसके बाद ऊसोस एले नाइट और स्पीड एक साथ स्टैंड टॉल करते हैं। तो पर्सनली इस मैच को लेकर मैं कुछ एक्साइटेड भी नहीं था, पर जो ये मैच हुआ और जिस तरीके से ये और जो लास्ट का जो सिनेरियो भी था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं इस ओवरऑल इस मैच को और इस लास्ट के सेगमेंट को मेरे ख्याल से मैं 3 स्टार दे सकता हूँ। तो अगला मैच हुआ था वो था अनसेंक्शन मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फार्टू। ये मैच को लेकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, क्योंकि जो बिल्डअप जो इनका हुआ था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। पर ये मैच मेरे को बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप टाइप में लगा, जो कि मतलब जो ब्रूटैलिटी इन लोगों ने जो बिल्डअप में दिखाई थी वो तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगी, बस ऐसे ही हो गया। और विनर भी मेरे ख्याल से ड्रू मैकिंटायर बनता तो इसका काफ़ी सेंस बनता, कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ड्रू मैकिंटायर ने जेकब फाटू पर अटैक नहीं करा एंड स्टफ लाइक दैट, बट इन लोगों ने जेकब फाटू की तरफ ही गए। मैं इस मैच से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। यार अगर मैं इस मैच को रेट भी करना चाहूँ तो ज़्यादा सारा मैं इसको सिर्फ 1.5 ही दूंगा, क्योंकि इसका बिल्डअप में मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड था कि मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा मैच, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो हाँ, शायद मैं इसको 1.5 ही दूंगा। सो इसके बाद जो मैच हुआ था वो था फेटल 4 वे फॉर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कि थी एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लैश लेजेंड एंड नाया जैक्स वर्सेस बेली एंड लायरा वल्कीरिया वर्सेस देन बेला ट्विंस, जिसमें कि मतलब सभी लोग अपने एंट्रेंस कर लेते हैं। बेला ट्विंस की भी एंट्रेंस होती है जिसमें कि वो लोग रैंप पर ही रहते हैं, तभी निकी बेला बोलती हैं कि वो मेडिकली क्लियर नहीं है रेसल करने के लिए, तो वो अपना रिप्लेसमेंट भी लाती हैं, जो कि कोई और नहीं हमारी गौत मॉमी पेज थी। इनको देखकर मतलब मज़ा ही आ गया। आई मीन आज भी वो बिल्कुल वैसी ही थी, एकदम हॉट एंड मतलब खूबसूरत, देखकर मतलब बहुत ही मज़ा आ गया यार। मैं क्या बताऊँ, एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। खैर ज़्यादा भावनाओं में नहीं रहता हूँ, मैच के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था कि पेज का रिटर्न हुआ है तो पेज ऑब्वियस से जीतेंगी, जो कि जीत भी गई है। और वो और ब्री बैरा न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन भी बन चुकी हैं। और उन तीनों को एकदम साथ में देख के रिंग में मतलब बहुत ही एकदम नॉस्टैल्जिया अमेजिंग, मतलब मज़ा ही आ गया, क्योंकि 3 हॉट वुमेन्स
मतलब 3 सुपरस्टार फीमेल सुपरस्टार रिंग में थी। तो खैर वैसे इस मैच को मैं 3.5 रेट करूँगा, और पेज के लिए ही और पेज की वजह से ही मैं इसको थोड़ा ज़्यादा रेट कर रहा हूँ, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और क्रश भी फैक्टर है। सो इसके बाद जो मैच हुआ था वो था वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बिटवीन बेकी लिंच एंड एजेडी। यार इस मैच को मेरे को रेट करने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। मेरे ख्याल से एजेडी का जीतना काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाता है, बट बेकी लिंच जीत गई, जो कि इतना बुरा भी नहीं है। बट तुम्हें पता है कि बेकी लिंच पहले भी चैंपियन बन चुकी है और काफ़ी टाइम तक चैंपियन रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एजेडी का जीतना काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है। बट WWE ने उस चीज़ को अलग ही शॉकिंग फैक्टर की वजह से चेंज कर दिया है मेरे ख्याल से। तो इस मैच पे ज़्यादा बात करने के लिए भी नहीं है, एकदम मिड ही लगा मुझे मैच। और अगर मैं इसको रेट भी करना चाहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 1.5 ही दूंगा। या दैट्स इट। खैर जो इसके बाद का जो मैच था वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस द रिंग जनरल गुंथर के बीच में, जिसके लिए पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और खैर वैसे मैच में आगे बात करने से पहले मैं इनके एंट्रेंसेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि सबसे पहले गुंथर के एंट्रेंस की बात करते हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। इवन दो मैं कई बार देख चुका हूँ एंट्रेंस, पुराना थीम सॉन्ग भी मुझे कोई ऐसा सच पसंद नहीं था, बट आज मुझे पता नहीं क्यों अलग ही वाइब आई। तो वो देख के मुझे अच्छा लगा एक, और लेजिट मुझे ऐसा लग रहा था कि गुंथर थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप में का एक फिगर दिख रहा है, जो कि मतलब पहले भी था, बट आज एकदम अलग ही वाइब आई। खैर उसके बाद ऑब्वियसली हमारे मिस्टर रेसलमेनिया करंट जनरेशन सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल थी। खैर वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, पीट डिटेलिंग मेरे ख्याल से, कि सेथ रॉलिंस की जो आइज़ का जो कलर मतलब जो था वो एकदम ब्लैक करके आए थे, जो मतलब लेंस वगैरह पहना हुआ, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था वो। खैर पीक डिटेलिंग नोटिस बाय मी। और फिर जो इनका जो मैच भी हुआ वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर से थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो था, खैर जैसे जैसे मैच आगे कंटिन्यू होता गया ये मेरे को और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करवा दिया था इन लोगों ने। और एक मोमेंट पे जब सेथ रॉलिंस ने गुंथर को ही स्लीपर होल्ड में डाल दिया, तो तब तो मेरे को मज़ा ही आ गया एकदम, कि मैंने बोला कहीं वो टैप आउट नहीं कर दे यार। खैर वैसे ऐसा नहीं हुआ। और फिर इसके बाद इन लोगों ने जब ये रिंग साइड पर भी गए थे, जब सेथ रॉलिंस ने गुंथर पर पेडिग्री और कर्ब स्टॉर्म लगा, तब पूरे मैच का पीक मोमेंट था मेरे लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर इसके बाद फिर ब्रॉन ब्रेकर ने अपना स्पीयर भी लगाया, जिससे मतलब उनका रिटर्न भी हुआ, जो कि मुझे पर्सनली इतना कोई खास नहीं लगा। जो डोमिनेटिंग वे में मेरे ख्याल से दिखा सकते तो वो नहीं दिखाया उनको। खैर इसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है गुंथर को ही जीतना था, गुंथर ने अपने स्लीपर ऑर्डर में लगाया और वो जीत गए। और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने फिर से स्पीयर लगाया, थोड़ा सा डोमिनेटिंग वे में थोड़ा सा दिखाया, बट इतना भी नहीं था। रैंप पे पॉल हेमन भी थे और वही नॉर्मल चीज़ हुई। खैर अगर मैं इस पूरे मैच को और एंडिंग सीक्वेंस की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से मैं इसको इजीली 4.5 दे सकता हूँ। मुझे ये मैच काफ़ी अच्छा लगा। सो खैर अब नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते हैं, जो कि हुआ था स्टेफनी वकर वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में फॉर वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। खैर जो भी ये मैच मैं आने से पहले मैं लिव मॉर्गन के एंट्रेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन थीम सॉन्ग बहुत ही बकवास सा था। आई नो उन्होंने कोई म्यूजिक शूट करा है तो उसी को प्रमोट करिए, अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज अगर लिव मॉर्गन इसको एज अ थीम सॉन्ग रख रही हैं तो बहुत ही बकवास सा है। खैर मैच पर आते हैं तो स्टेफनी वकर और लिव मॉर्गन का जो मैच है वो एज सच कुछ इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगा। खैर हमें इसमें डेविल किस भी देखने में मजा आ गया थोड़ा सा, और ऑब्वियस सी बात थी कि जजमेंट डे का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हमें मिला भी। और इस वजह से स्टेफनी वगैरह अपनी चैंपियनशिप हार गई हैं और लिव मॉर्गन अब हमारी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। तो अगर मैं इस मैच को रेट करूं तो मेरे ख्याल से मैं इसको सिर्फ 1 स्टार ही दूंगा, क्यों मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है मैच। खैर इसके बाद ही हमें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना भी देखने को मिले इन द रिंग, बट एज होस्ट, जो कि वही अटेंडेंस बता रहे थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शॉकिंग था, क्योंकि हमें बियांका बलेर दिखाई देती हैं जो कि रिंग में आती हैं, जिसको देखने बाद तो मतलब मैं काफ़ी शॉक हो गया। मैंने बोला कि कहीं ये तो नहीं बोल रही कि नेक्स्ट नाइट में मैं कम्पीट करने आ रही हूँ, बट उन्होंने कहा आई एम प्रेगनेंट। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा डोर्स क्लोज हो गए उनके रिटर्न करने के कुछ टाइम तक। तो यह खैर इसके बाद हमें एक नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है, वो था कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर दी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पे, जिसमें कि हमें पहले एंट्रेंस देखने को मिलती है, वो होती है पैट मैकेफी की। और काफ़ी ज़्यादा लाउड बूज आ रही थी, जो कि जस्टिफाइड भी था। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस, जो कि काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वही है कि पैट मैकेफी की वजह से काफ़ी चीज़ें बर्बाद भी हो रही थी, जैसे कि रैंडी ऑर्टन का अपना सिग्नेचर पोज देना रिंग पोस्ट पर,
उसके बाद उसको ज़ूम करके दिखाने के बजाय उन लोगों ने पैन आउट कर दिया, जो कि बस इसलिए था कि पैट मैकेफी को भी थोड़ा वो दिखा सकें। बकवास सही था। खैर जो इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्रेंस हुई वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि नाइट वन की वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस थी। वो थी कोडी रोड्स की एंट्रेंस। इसमें कि वो उनके पुराने पूरे कैरेक्टर्स बताते हैं, जैसे कि पुराना वाला कोडी रोड्स, फिर उसके बाद डैशिंग कोडी रोड्स, फिर उसके बाद स्टारडस्ट, और फिर उसके बाद अमेरिकन नाइटमेयर का रिटर्न करा। उसके बाद ही जब वो ग्राउंड से जो निकलते हुए दिखाते हैं वो एकदम मास्क पहना हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था। मेरे ख्याल से आयरन मैन के बाद जो हेलमेट मुझे चाहिए वो यही है। और वो भी, और खैर वैसे वो स्टेज पे से निकलते हैं और उनका वो हेलमेट और जो रेन गियर है वो एकदम गोल्डन में रहता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और जिस तरीके से वो लाइटिंग वगैरह भी थी, वो जो टाइटन ट्रॉन पर भी था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो एकदम सूट कर रहा था। खैर वो अपनी एंट्रेंस करते हैं, ऑब्वियसली अपनी फैमिली से भी मिलते हैं, उनकी वाइफ और उनकी बेटी से भी, जिसको देखकर मेरे को एक बार को लगा कि रैंडी ऑर्टन कुछ ना कुछ इसमें सेगमेंट होगा ज़रूर इंटरेस्टिंग। बट खैर अब मैच पर आते हैं तो स्टार्टिंग में ही जब जब इंट्रोडक्शन चल रहा था तब पैट मैकेफी, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने आप को पॉल हेमन समझ रहे थे, रैंडी ऑर्टन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि ठीक ही था। बट फिर जब कोडी रोड्स का इंट्रोडक्शन होता है, मैच बस शुरू ही होने वाला होता है कि उतने में पैट मैकेफी माइक से कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं। मैच शुरू ही नहीं होता, दोनों रैंडी ऑर्टन और पैट मैकेफी दोनों कोडी रोड्स पर अटैक करते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ी और पिटाई करने जाते हैं उतने में ही कोडी रोड्स थोड़ा फाइट बैक करता है, जिसके बाद वो रैंडी ऑर्टन को तो रिंग पोस्ट पर भेज देता है। और पैट मैकेफी को जब क्रॉस रोड पड़ा, मेरे ख्याल से वो मोमेंट मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था इस पूरे नाइट का। मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिली वो अलग ही थी। खैर उसके बाद वो उसको रिंग साइड पर लेकर जाता है, अनाउंसर टेबल पे पटकता है, और तभी हमें जेली रोल भी देखने को मिलता है, जो कि अगेन सेलिब्रिटीज का इन्वॉल्वमेंट अननेसेसरी था, जो कि अच्छा हुआ कि बस उन्होंने आए और बस एक एल्बो हिट करा, जो कि ठीक ही था। खैर उसके बाद पैट मैकेफी को स्ट्रेचर पर लेकर जाते हैं और उसके बाद वो थम्स अप भी करते हैं, जिसके बाद लोग इतने ज्यादा पिस ऑफ हो रहे थे, वो देखकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि हाँ ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को। पर मेरे को इस चीज में एक और चीज ये भी लगी कि क्या पैट मैकेफी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो ऑन गोइंग फ्यूड चल रही है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की, उसके बजाय हमें पैट मैकेफी देखने को मिल रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग कर रही है अभी भी। खैर अब मैच पर बात करते हैं तो मैच काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस पर शुरू होता है, और जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन का दिखाया जा रहा था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन एक हील नहीं एक बेबी फेस है, क्योंकि अपनी बैक के लिए वो सफ़र कर रहे थे बार बार, और मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। खैर इस मैच में मोमेंटम जब आए, जब कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन को टर्न पोस्ट पर हिट करा, उसके बाद जब रैंडी ऑर्टन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मेरे को तब से इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि कोडी रोड्स अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर रहा था, जो कि मुझे अच्छा लगा। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोडी रोड्स का हील टर्न तो नहीं हो गया, क्योंकि जिस तरीके से वो अटैक भी कर रहा था वो बिल्कुल भी बेबी फेस नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन बेबी फेस है और कोडी रोड्स हील है। उसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है कि रैंडी ऑर्टन भी कुछ ना कुछ मूव तो कर ही रहा था, बट कोडी रोड्स पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था डोमिनेट कर रहा है। रैंडी ऑर्टन के मूव्स भी करे कई सारे हमें देखने को मिले, विंटेज डीडीटी भी देखने को मिली बाय रैंडी ऑर्टन और बाय कोडी रोड्स ऑल्सो। और हमने आरक्यू भी देखा, नॉट बाय जस्ट रैंडी ऑर्टन बट कोडी रोड्स ऑल्सो। और एक मोमेंट पे तो कोडी रोड्स ने भी डर्टी ट्रिक्स करी थी, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने अचानक से आरक्यू हिट कर दिया रेफरी पर, जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फनी लगा, क्योंकि वो एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं था कि रेफरी को हिट होगा। बट मेरे को पता था कि रेफरी इंजर्ड तो हो गई होगा, बट इस तरीके से होगा वो मुझे नहीं पता था। खैर उसके बाद ही रैंडी ऑर्टन को लगता है कि वो लो हिट करने जाते हैं, बट खैर वैसे इस चीज़ को देखकर मुझे अच्छा लगा कि कोडी रोड्स ने कुछ चीज़ सीखी तो सही इतने टाइम्स बाद कि भाई तुम्हें कोई भी लो मारता ही है हर मैच में। तो इस मैच में अच्छा हुआ कि उन्होंने डिफेंड करा, और इनफैक्ट उन्होंने खुद ही ने मार दिया वहां पे। तो मुझे लगा कि वी गॉट कोडीज रिटर्न बिफोर GTA 6 तो मतलब एकदम अमेजिंग था, मेरे लिए पीक मोमेंट था वो तो। खैर लेकिन उसके बाद भी रैंडी ऑर्टन किक आउट कर ही जाते हैं, क्योंकि खैर वैसे इसके बाद रैंडी ऑर्टन भी अपना थोड़ा फाइट बैक करते हैं। सो जैसे ही रैंडी ऑर्टन आरक्यू हिट करता है, उसके बाद ही उसको रियलाइज होता है कि अब तो कोई रेफरी है ही नहीं। तभी हमें रैंप पर रेफरी भागते हुए दिखता है, जो कि चश्मा पहना हुआ था। सच कहूँ तो मुझे उस मोमेंट पे मेरे को थोड़ी ऐसे आ गई पैट मैकेफी को देखकर, यार वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था एकदम। पर हाँ फिर वो आता है, काउंट करता है, बट कोडी रोड्स किक आउट, और तभी रैंडी ऑर्टन थोड़ा थोड़ा देखते हैं पैट मैकेफी का और आरक्यू। भाई जो एकदम सुकून मिला ना, मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से ऐसा दूसरा पॉइंट था इस पूरे रेसलमेनिया में, जब मुझे जेन्युइनली इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था
पैट मैकेफी को पिटते हुए देखना। खैर उसके तुरंत बाद ही कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड लगा दिया। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि ऑब्वियस सी बात है कि रैंडी ऑर्टन किक आउट कर लेगा, लेकिन नहीं भाई, कोडी रोड्स ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। मैं उस चीज़ पे एकदम शॉक हो गया। जेन्युइनली एक शॉकिंग टर्न भी था, और अगर उस मोमेंट पर ही अगर ये लोग इस चीज़ को छोड़ देते तो मुझे अच्छा भी लगता, क्योंकि हमें एक हील कोडी रोड्स देखने को मिला यार। बट इसके बाद रैंडी ऑर्टन कोडी की चैंपियनशिप लेते हैं, उससे से उसको पीट देते हैं, और हमें एक और चीज़ देखने को मिली, और वो थी पॉइंट के। काफ़ी अच्छा लगा, बट ओवरऑल इस मैच का रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं रॉक आएंगे जो कि बोलेंगे रीस्टार्ट दिस मैच और समथिंग लाइक दैट, बट हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। खैर अगर इस मैच को अगर मैं ओवरऑल भी रेट करूँ तो मैं इसको 5 स्टार तो देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो पैट मैकेफी जो पिटाई हुई ना, जो इतना सेटिस्फाइंग लगा मुझे, इसलिए मैं इस मैच को 5 स्टार दूंगा। क्योंकि जिस तरीके से इन लोग का मैच भी एक तरीके से, अगर तुम इस चीज़ को देखोगे भी तो मैच भी अच्छा ही था। अगर ये लोग इसको सिंपली बस कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन रख देते तो मेरे ख्याल से वो आराम से 5 स्टार वर्दी था। और एक और चीज़ जो मुझे इस मैच को 5 स्टार देने पर मजबूर कर रही है कि अब हमें पैट मैकेफी इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो ऐसा नहीं होगा, बट काफ़ी अच्छा लगा। तो खैर अब रैंडी ऑर्टन तो 15 टाइम चैंपियन नहीं बने, जो कि जिसकी वजह हमें भी पता है। हमें पता ही कि ट्रिपल एच नहीं चाहते कि रैंडी ऑर्टन उनका चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़े। तो इस मैच के लिए बस इतना ही। खैर वैसे इस मैच को मेरे ख्याल से 5 स्टार डिजर्व करता ही है। मैं भी शायद टाइम के साथ मैं इस चीज़ को चेंज कर दूँ, बट इट्स ओके। खैर ये रहा मेरा नाइट 1 पर ओपिनियन। अगर आपको कैसी लगी रेसलमेनिया नाइट 1 के बारे में, अगर आपके भी कोई थॉट्स हैं या फिर कुछ चीज़ मैंने मिस करी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आसार ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे बहुत तेज से बारिश पड़ेगी, छींटे पड़ेंगे।